नमस्ते, आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश की हर अहम खबर। ग्वालियर के जे आरोग्य अस्पताल परिसर में कमला राजा अस्पताल की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार पहुंचे। गनीमत ये रही कि उसी वक्त ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा ही था, जिसके बाद विधायकों ने जल्दी से ऑक्सीजन भरवाकर सप्लाई शुरू कराई। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 10 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर के धाकड़ का कहना है किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। 2 मरीजों की मौत हुई है जो गंभीर हालत में भर्ती थे। अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच गया था, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। लगातार ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपने प्राण त्याग रहे हैं। लोगों की मौत हो रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसमें बीमारी के साथ साथ सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग ज़्यादा मर रहे हैं। सर, आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें कितने मरीजों की मौत हुई है? आपकी मौके पर लगभग 10 मरीजों की मौत हुई है। आज जो कमला राजा अस्पताल की खबर है उसमें किसी भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। उसमें एक किडनी का मरीज था जो डायलिसिस पे था और एक और क्रिटिकल मरीज था। तो ये 2 लोगों की मौत की खबर है जो कि ऑक्सीजन की कमी से बिल्कुल भी नहीं हुई है। ऑक्सीजन वहाँ थी और ऑक्सीजन का टैंकर आके ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन वहाँ भर रहा था। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि संक्रमण से सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन की कमी और इंजेक्शन न मिलने की वजह से हो रही है और ऑक्सीजन की जो खेप आ भी रही है वो मरीजों के लिए नाकाफी है। फेविफ्लू मेडिसिन है जो रेमडेसिविर का कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट है या प्राइमरी मेडिसिन है, उसका इंदौर के ड्रग एसोसिएशन ने पत्र लिखा शिवराज सिंह जी को कि हम इसका निर्माण कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कृपया आप हमें आदेश दें, लाइसेंस दें। पता नहीं क्या कारण है कि शिवराज सिंह जी इन सब बातों पर मौन है। मुझे लग रहा है कि चूंकि अभी आप कोई आंकलन इस आपदा का नहीं कर सकते हैं कि कितने समय और चलेगी, तो इन सब की जो भी अरेंजमेंट है उसका एक परमानेंट सोर्स करने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे ग्वालियर वासियों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर में जल्द ही ऑक्सीजन के 2 प्लांट्स लगाए जाएंगे। जय आरोग्य और मुरार जिला अस्पताल में यह ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इन दोनों ऑक्सीजन प्लांट से जय आरोग्य अस्पताल में 900 बेड और मुरार जिला अस्पताल में 100 बेड के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। 2 से 3 हफ्ते में ये दोनों ही प्लांट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट से अस्पतालों में भेजी जा रही है। आज सुबह ही बोकारो से एक टैंकर ग्वालियर पहुंचा है। भोपाल के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और सप्लाई सिस्टम सुरक्षित नहीं है। इस बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है इंजीनियर्स की टीम के निरीक्षण में। नासिक में ऑक्सीजन लीकेज के चलते 20 से ज्यादा मरीजों की मौत की घटना के बाद नगर निगम के इंजीनियर्स ने एलबीएस, सिल्वर लाइन, निर्वाण, रेड क्रॉस और हमीदिया समेत कई अस्पतालों का निरीक्षण किया था, जिसमें यह सामने आया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर सुरक्षित ढंग से नहीं रखे गए हैं। साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अस्पतालों में नियमित रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर सेफ्टी की जांच नहीं की जा रही है और ना ही ऑक्सीजन प्लांट का संचालन प्रशिक्षित टेक्नीशियन के हाथों में है। इस बड़ी लापरवाही पर नगर निगम ने अस्पतालों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और सप्लाई सिस्टम की कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के मुताबिक कमियों को दूर नहीं करने पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार पटरियों पर रफ्तार भर रही है। इसी कड़ी में एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए चल पड़ी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आज सुबह 6 बजे बोकारो से रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 6 टैंकर लोडेड हैं, जो भोपाल और जबलपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करेंगे। आज रात तक 2 ऑक्सीजन टैंकर जबलपुर पहुंचेंगे और कल सुबह 4 ऑक्सीजन टैंकर मंडीदीप पहुंचेंगे। अगर एकजुट होकर हिम्मत और जोश के साथ काम किया जाए तो बड़ी बड़ी समस्याओं और आपदाओं को धकेला जा सकता है। धार जिले में ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जो कोरोना से लड़ाई में जिला प्रशासन और लोगों के लिए मिसाल है। यहां पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 3 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू कर दिया गया है।
चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्लांट को चालू करने में 3 महीने का समय लगना था, लेकिन 150 लोगों की टीम ने मिलकर दिन रात काम करते हुए इसे मात्र 4 दिन में ही शुरू कर एक नजीर पेश की है। उद्योग विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर यह काम किया। तुरंत प्लांट तक सड़क बनाई गई। अहमदाबाद और मुंबई से टेक्नीशियन बुलाए गए। बाहर से ऑक्सीजन मीटर और अन्य जरूरी चीजें भी मंगा ली गई, जिसके बाद प्लांट शुरू कर ट्रायल किया गया और सभी की मेहनत रंग लाई। आज से रोजाना 40 टन ऑक्सीजन यानी 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो जाएगी। 3 साल से प्लांट बंद पड़े थे। इसमें कम से कम रात दिन मिला के 24 घंटे आदमी काम किए, 150 आदमी से ऊपर, फिटर वेल्डर सब लेबर सब मिला के जी। और ये 90 दिन का काम था, 4 दिन में कंप्लीट हो गया जी। ऑक्सीजन बाहर सप्लाई, ऑक्सीजन कल रात से नहीं तो परसों सवेरे से मिला। धार में करीब 150 लोगों की टीम ने मेहनत कर जिस तरह से 4 दिन में ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया, इसकी हर जगह तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर इसकी तारीफ की। उन्होंने लिखा, सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद। यह आपकी कर्मठता और संकल्प का ही परिणाम है जो 90 दिनों का काम 4 दिन में संभव हुआ। आप सच्चे कर्मयोगी और सेवक हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीना पहुंचकर चक्का गांव में कोरोना मरीजों के लिए बन रहे 1000 बेड के अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम शिवराज सिंह ने अस्पताल के पास स्थित बीना रिफाइनरी पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया। इसी ऑक्सीजन प्लांट से ही अस्थायी अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई कराई जाएगी। इसके बाद सीएम ने विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ काम करने की सलाह दी। सीएम ने अधिकारियों को हौसला बढ़ाया और कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है, अगर इंसान चाहे तो ब्रह्मांड पर कमांड कस दे। बीना रिफाइनरी के पास बन रहे इस अस्पताल का निर्माण डीआरडीओ के सहयोग से हो रहा है। अस्पताल में बिजली और पानी की लगातार सप्लाई चालू रहेगी। अस्पताल का निर्माण इस तरीके से हो रहा है, इसका संचालन हर मौसम में हो सके और यहां बिजली से लेकर पानी तक की सप्लाई लगातार चालू रहेगी। आज रिफाइनरी के साथ मिलकर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, कंप्रेसर की व्यवस्था करना जिससे ऑक्सीजन को पेशेंट्स के पलंग तक पहुंचाया जा सके, आने वाले पेशेंट्स की सारे व्यवस्थाएं बिस्तर से लेके इलाज तक की उसकी व्यवस्था करना। हमारी सारे प्रदेश के प्रमुख विभाग जो इस काम में लगेंगे वो आए हैं और फिर अस्पताल के सपोर्ट से जो बेहतर इलाज दे सके ये अस्पताल चलेगा, तो उसकी व्यवस्था भी आज हमने करने का प्रयास किया है। और कोविड का कोई ठिकाना नहीं है, ये कितने दिन तक चलेगा, इसलिए लंबे समय तक ये अस्पताल चल सके वैसा स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो मजबूत स्ट्रक्चर बने, आज इसके बारे में चर्चा हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से चर्चा की और उन्हें बताया महामारी से सरकार पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान लोगों से विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना चेन तोड़ने से ही कोरोना का खात्मा हो सकेगा। विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार लगातार ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था में लगी है और सीएम शिवराज की पहल पर बोकारो से ऑक्सीजन सिलेंडर मध्य प्रदेश लाए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रात तक 2 टैंकर जबलपुर और कल सुबह तक 4 ऑक्सीजन टैंकर रेल के जरिए मंडीदीप पहुंचेंगे। सारंग ने बताया कि जल्द ही भोपाल और जबलपुर में ऑक्सीजन का संकट दूर हो जाएगा। महामारी को खत्म करना है तो हमें संक्रमण की चेन को तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना कर्फ्यू का बहुत सख्ती के साथ स्वयं पालन करें। इसमें कोई सरकार या पुलिस का डंडे से काम नहीं चलेगा, हम स्वयं अनुशासित हों और उसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपने और अपने परिवार को इससे बचा के रखें, आचार संहिता का पालन करें, हम मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और यही हमें करना चाहिए। बीना की रिफाइनरी के से लगे हुए उसी कैंपस में एक 1000 बिस्तर का अस्पताल बनाने का प्लान किया गया है, जो टेम्परेरी रहेगा और जो ऑक्सीजन वहाँ से निकलती है, ऐसे 90 मैट्रिक टन के 2 प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है। टोटल मिलाकर 180 मैट्रिक टन ऑक्सीजन वहाँ से निकलती है। उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए वहाँ हम अस्पताल बनाएं, इसकी प्लानिंग है और उसी के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ दौरा करने गए। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। कनाडिया थाना पुलिस ने पिछले दिनों 2 इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था।
जो हॉस्पिटल के बाहर 12-12 हजार रुपए में इंजेक्शन बेचने के लिए खड़ा था। इंदौर एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है। वहीं रतलाम में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 35 हजार रुपए में 12 नकली इंजेक्शन बेच दिए गए। इस गोरखधंधे के तार रतलाम मेडिकल कॉलेज से जुड़े। मेडिकल कॉलेज की नर्स, उसका भाई और मेडिकल स्टोर संचालक नकली इंजेक्शन बेचने का काम करते थे। इतना ही नहीं, जीवांश अस्पताल का डॉक्टर यशपाल भी इस फर्जीवाड़े में शामिल है। आरोपी सुनियोजित तरीके से नकली इंजेक्शन बेचते थे। रतलाम मेडिकल कॉलेज से खाली वॉयल लाते थे जिसमें नकली दवा डालकर बेचते थे। इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर अब तक इस मामले में एक डॉक्टर समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रतलाम में एक गिरोह पकड़ाया है जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर लोगों को बेच रहे थे। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। शुरू में पुलिस ने जब प्रकरण पंजीबद्ध किया था तो 420 और 3/7 इसी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया था। बाद में फिर हम लोगों ने इसमें 386 का मामला धारा बढ़ाया है। इसके साथ साथ 308 का धारा बढ़ाया है और इसमें 467, 468, 471 आईपीसी की धाराएं बढ़ाई गई हैं। बढ़ते कोरोना संकट के बीच दवाइयों की कालाबाजारी भी जारी है। कुछ लोग महामारी के वक्त भी हेराफेरी से बाज नहीं आ रहे। बैतूल में पुलिस चेकिंग करते हुए ड्राइवर से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए, जिन्हें नागपुर से मंडीदीप लाया जा रहा था। तभी पुलिस ने खंबात टोल प्लाजा पर आरोपी ड्राइवर को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में लापरवाही की कई खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सिस्टम की पोल खोलती दिख रही हैं। ऐसी खबर जबलपुर से सामने आई। यहां एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पूरे 20 दिन बाद उसे घर पर पहुंची। इतना ही नहीं, खिलाड़ी के घर को उस वक्त सील कर दिया गया जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। प्रशासन की इस लापरवाही से हर कोई हैरान है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी श्रद्धा यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने विक्टोरिया अस्पताल जाकर कोरोना की जांच 6 अप्रैल को कराई। कोरोना की जांच रिपोर्ट वक्त पर नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया और डॉक्टर से चर्चा करके ट्रीटमेंट लेने लगी और इसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब 26 अप्रैल को अचानक नगर निगम की टीम घर पर पहुंचती है और कोरोना रिपोर्ट देते हुए कहा कि वो तो कोरोना संक्रमित हैं और उनके घर को सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि निगम की टीम ने घर 26 अप्रैल को सील किया लेकिन हेराफेरी करके उसमें 22 तारीख लिख दी। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए सिस्टम कितना लापरवाह है, जो पहले ही की गई लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए फिर से लापरवाही करने में लगा है। कल अचानक से 26 तारीख के दिन नगर निगम से कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे घर के बाहर पोस्टर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था कि 10 तारीख को मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें मैं पॉजिटिव हूँ और 22 तारीख से मुझे मेरे घर पे वो पर्चा लगना था जिससे मैं क्वारंटाइन होनी थी और उन्होंने कल ये लाकर लगाया। तो ये तो कितनी गलत बात है, ये तो एक तरीके की लापरवाही है ना। जबलपुर पुलिस लगातार महामारी के वक्त लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। वहीं अब महामारी के वक्त सरकार के सामने आर्थिक संकट ना खड़ा हो, इसके लिए सीएसपी अखिलेश गौर ने अपनी 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों से भी इच्छा अनुसार दान देने के लिए कहा, जिससे महामारी के वक्त लोगों की मदद हो सके। पुलिस जबलपुर में न सिर्फ लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करा रही है बल्कि लोगों की मदद भी कर रही है। कुछ दिन पहले ही पुलिसकर्मियों ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को उपलब्ध करवाए थे। साथ ही पुलिसकर्मियों ने मरीजों को अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया था। आज समाज है तो हम हैं। इस समाज के ही सदस्य होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने समाज के सदस्यों की रक्षा करनी है, उस समाज के लोगों की जान की रक्षा करनी है। इसलिए आप भी पहल करें और जो आपकी स्वेच्छा हो, जो आप जितना योगदान कर सकते हैं, जिस भी रूप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो आर्थिक रूप से हो, अन्य रूप से भी आप जो योगदान कर सकते हैं समाज के लिए, वो स्वच्छंद भाव से और बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर इस कार्य को करें। नीमच में एक पिता ने सराहनीय पहल की। अपनी बेटियों की शादी के लिए जो 2 लाख रुपए इकट्ठा किए थे वो जिला प्रशासन को दान कर दिए। पिता के मुताबिक वो अपनी बेटियों अनीता और मनीषा की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के बिगड़े हालात के मद्देनजर गाइडलाइन के मुताबिक कुछ लोगों की मौजूदगी में शादी हुई। उसके बाद बेटियों के कहने पर पैसे ऑक्सीजन दवाइयां खरीदने के लिए कलेक्टर को सौंप दिए।
वर्तमान हालात को देखते हुए जब ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है विश्व में, क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, इसको देखते हुए हमने शादी बिल्कुल ही कैंसिल कर दी। सांकेतिक रूप से केवल अपने परिवार के सदस्यों से शादी करने का निर्णय लिया। लोग 1 लाख रुपए जीरन हॉस्पिटल के लिए और 1 लाख रुपए नीमच हॉस्पिटल के लिए समर्पित करते हैं, दोनों जगह ऑक्सीजन मशीन क्रय करने के लिए। कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दिक्कत बेड्स की है, ऑक्सीजन की है, कुछ दवाइयों की है, तो जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं उस चीज़ में हमें आगे आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है बच्चियों की, और बच्चियों ने कहा भी, जो बच्ची आई थी, मतलब इसमें अब हम चाहेंगे कि बच्चों को ऑक्सीजन की इसमें हो, तो हम लोग भी उसमें ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स जो लिए जा सकते हैं वो तुरंत ले लेंगे। बैतूल के चिखलार गांव की बात करते हैं। यहां पर महिलाओं ने मिसाल पेश की है। यहां की महिलाओं ने गांव को संक्रमण से बचाने का जिम्मा उठा लिया है। तस्वीरों को और खबरों को देखकर समझकर आप भी ये जान लीजिए कि इस वक्त हम सभी पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जागरूकता के मायने क्या होते हैं। इन महिलाओं ने इस पूरे गांव को लॉक कर दिया है। वो इसी तरह से दिन रात यहां पर पहरा दे रही हैं। हाथों में लाठी लेकर ये महिलाएं बेवजह घूमने वालों को रोकती हैं, टोकती हैं। साथ ही भारी व्यक्तियों के गांव में आने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिलाओं का कहना है गांव को संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने यह फैसला किया है। खास बात यह है कि गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। यह वही गांव है जो कभी कच्ची शराब के लिए बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज कोरोना से लड़ाई में यह गांव सभी के लिए नजीर पेश कर रहा है। बहुत लोग आते हैं शहर से, इसी रोकथाम के लिए महिला ने सोची, समूह वाली भाइयों ने, कि भाई बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना करे गांव में, और जो बीमारी चल रही है इसको रोके। हमारे गांव में अभी कोई पॉजिटिव निकला नहीं, इसीलिए अभी बच्चे सबके लिए है, ताकि ये बीमारी ना फैले। बाहरी व्यक्ति और मतलब कोई भी गांव में घुसे ना और बीमारी ना फैले, इसके लिए कर्फ्यू लगाए हैं। और बात देखा आपने किस तरह तस्वीरों में यहाँ पर जो निकल के सामने आ रही है बात कि सबक सबको लेने की जरूरत है, हम सबको जागरूक होना होगा। बात करते हैं सीहोर की। सीहोर के चंदेरी गांव में बिना मास्क लगाए घूमने वालों से दंड बैठक लगवाई गई। हनुमान जयंती के मौके पर बिना मास्क घरों से बाहर निकले लोगों से हनुमान मंदिर में दंड बैठक लगवाई गई और हनुमान जी के सामने माफी मंगवाई गई। साथ ही शपथ दिलाई गई कि वो बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर किसी काम से घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो हमेशा मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। देश भर में हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन जबलपुर के संकट मोचक स्वयं सिद्ध हनुमान मंदिर से अलग तरह की तस्वीर सामने आई। भगवान खुद मास्क लगाकर भक्तों को मास्क लगाने का संदेश दे रहे हैं। जबलपुर के संकट मोचक मंदिर में पवन पुत्र हनुमान ने मास्क लगा रखा था। दरअसल पूजा करने के बाद मंदिर के पुजारियों ने भगवान को भी मास्क पहनाया और लोगों को पूजा पाठ करने के साथ ही मास्क पहनने का संदेश दिया। कि अपने घर में रहकर भगवान की पूजन पाठ, हवन इत्यादि करने की कृपा करें, क्योंकि पूरे विश्व में संकट है और लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ तभी रह पाएंगे तब हम और आप मिलकर अपने अपने घर में प्रभु का पूजन अर्चन पाठ करें। हम भी प्रभु से निवेदन करते हैं कि इस महामारी से प्रभु जल्दी मुक्ति दें और आप लोग भी घर में रहकर पूजन पाठ करें। सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारी जो है आगे पीछे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। मास्क से ऐसा रहता है कि हमको सुरक्षा प्रदान होती है, और मास्क ही एक हमारी आज के समय की सबसे पहली वैक्सीन है। हम वैक्सीन अभी नहीं भी लगवा पाते हैं, पर लगाने के बाद भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन यही है कि आप वैक्सीन भी लगवा लें, लेकिन मास्क लगाना ना छोड़ें। मास्क हमारे लिए बहुत उपयुक्त और सुरक्षित एक हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा एक मात्र साधन है।